हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रिपरेशन बाय सचिन सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ बैंकिंग एंड एसएससी का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो एसएससी का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, स्टैटिक्स। तो आज है स्टैटिक्स की क्लास नंबर 5। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माय नेम इज सचिन चौधरी। आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई टीच इन दिल्ली मुखर्जी नगर। आई क्लियर बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स क्लास नंबर 5। तो आज स्टैटिक्स की क्लास नंबर 5 होगी और कल स्टैटिक्स की क्लास नंबर 6 के साथ हम स्टैटिक्स को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम हर एक चैप्टर के ही करेंगे वन बाय वन। तो स्टैटिक्स के भी हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये क्लास नंबर 5 है। अगली क्लास में आपका कॉन्सेप्ट ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो 5 क्लास हो गई है। अगली क्लास में हम ये स्टैटिक्स चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। चलेगा, तो देखिए सबसे पहले आज हम फोकस करेंगे किस बात पे। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं आज कंबाइंड मीन पे। कंबाइंड मीन कि कंबाइंड मीन हमें कैसे निकालना होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कंबाइंड वेरिएंस पे। दो चीजों पे पहले हम फोकस करेंगे ताकि ये सारी टर्म आपकी फिनिश हो जाए। तो अगर हम कंबाइंड मीन की बात करें, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऑब्जर्वेशन का डाटा सेट है n1 और उसका मीन मैं कहूं x1 बार है। एक दूसरा डाटा सेट है ऑब्जर्वेशन n2 लिए, उनका अगर हम कहें मीन x2 बार है। कोई आपसे कहे कि कंबाइंड मीन बता दीजिए, तो कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होगा एक्स सी कंबाइंड मीन। सी का मतलब यहाँ कंबाइंड है। एक्स सी कंबाइंड मीन क्या होगा, तो ऊपर हम लिखेंगे क्या, टोटल सम। मीन का यही मतलब होता है, टोटल सम। जब भी टाइप 1 का डाटा होता है, अपॉन में क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़े ध्यान से कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं टोटल, n1 प्लस n2। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर n1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज x1 बार है, तो आप कहेंगे x1 बार इक्वल टू एवरेज बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1, और इन्हीं n1 ऑब्जर्वेशन का ऊपर क्या आने वाला है, सम। तो इन n1 ऑब्जर्वेशन का जो सम अगर आप निकालेंगे, तो सम निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम एवरेज की क्वांटिटी से, नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो सम मिल जाता है। तो इसका सम कितना होगा, n1 x1 बार, और इनका सम कितना हो जाएगा सिमिलरली n2 x2 बार। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं कंबाइंड मीन डायरेक्ट। कैसे, जैसे एक एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 अगर हम बात करें, हमने कहा 10 ऑब्जर्वेशन है। 10 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशन ये सिंगल क्लास वैल्यू में मैं लिख देता हूँ। और इनका एवरेज अगर हम कहें, इनका एवरेज है 20। और एक हमने कहा ऑब्जर्वेशन है 40, और इनका एवरेज अगर मैं कह दूं कितना है 30। तो हमसे पूछा गया है, मान लीजिएगा कि फाइंड आउट आपको करना है कि बता दीजिएगा कंबाइंड मीन क्या होगा। कंबाइंड मीन एक्स सी बार हमें फाइंड आउट करना है। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे, ये पहले ऑब्जर्वेशन है तो हम कहेंगे ये n1 है। ये एवरेज है तो ये x1 बार है। ये ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो हमने कहा ये n2 है। इसका एवरेज कितना कहें तो ये x2 बार है। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड मीन बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। तो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका, n1 है 10, तो 10 इंटू 20 प्लस के n2 है 40 इंटू x2 30 अपॉन n1 प्लस n2 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10 प्लस 40 50। तो ऊपर कितना होगा आप देखेंगे 200, और ये हो जाएगा 1200। तो 1200 और 200 1400 हुआ, अपॉन में कितना हुआ 50। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुई,
तो आंसर कितना हो जाएगा, 28 इज द कंबाइंड मीन और कंबाइंड एवरेज। तो अगर कंबाइंड मीन कभी भी आपको निकालना हो इस तरीके के डाटा सेट का, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन 2 हो, 3 हो या कितने भी हो, आप इस तरीके से कंबाइंड मीन को निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो कि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है कंबाइंड वेरिएंस। अगर आपको कंबाइंड वेरिएंस निकालना है तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कंबाइंड वेरिएंस, तो कंबाइंड वेरिएंस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि अगर हम कहें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n1 और इनका जो मीन है वो हमने मान लिया x1 बार, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n2, इनका मीन अगर मैं कह दूं ये है x2 बार, इनका ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस अगर हम कहें सिग्मा 1 स्क्वायर, इसका वेरिएंस n1 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर एंड n2 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस अगर मैं कहूं सिग्मा 2 स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस को डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। तो पहले ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस सिग्मा 1 से डिनोट किया, दूसरे का वेरिएंस सिग्मा 2 से डिनोट किया, और अब मैं निकालना चाहता हूं कंबाइंड वेरिएंस। अब मैं निकालना चाहता हूं कंबाइंड वेरिएंस। तो कंबाइंड वेरिएंस कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कंबाइंड वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे हमने सी लिख दिया। तो कंबाइंड वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, तो इसका फॉर्मूला आप देखेंगे क्या है, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 plus n2। This is the formula to find out combined variance n1 plus n2। या कुछ लोग इसे ऐसे भी याद रखते हैं, कंबाइंड मीन जो है वो बराबर होगा, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला एक ब्रैकेट में, और ये n1 प्लस n2 इधर भी आ जाएगा, तो n1 प्लस n2 इधर आने वाला है n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। अब बात करते हैं यार d1 d2 क्या है, तो आप देखेंगे d1 जो है पहला, ये होता है d1 जो होगा ये क्या होगा, कंबाइंड मीन माइनस x1 बार, और d2 जो होगा ये होता है कंबाइंड मीन माइनस x2 बार। तो पहले हमें इसका कंबाइंड मीन निकालना होता है xc, उसमें से अगर मैं पहले इसको हटाएं एवरेज को तो ये d1 कहलाता है, और d2 अगर आप निकालना है तो कंबाइंड मीन में से अगर आप x2 को हटाएंगे तो ये d2 कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम कंबाइंड वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन है, ये दो अलग अलग डाटा सेट हैं, तो आप कहेंगे दिस इज n1 और ये होने वाला है आपका क्या, n2। दिस इज n1, दिस इज n2। ये दो हो गए ऑब्जर्वेशन n1 एंड n1 n2 हो गई ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अगर हम बात करें, मान लेते हैं इसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज है इस डाटा सेट का, वो हमने मान लिया कितना है, 20 है। तो ये हो गया आपका x1 बार, और इस डाटा सेट का जो एवरेज है वो मैंने मान लिया ये 40 है, तो ये हो गया आपका x2 बार। ठीक है, इसका जो वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर, ये हमने मान लिया 4 है। इसका जो वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर, इसका वेरिएंस मान लेते हैं हम 3 है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है, मान लीजिएगा फाइंड कंबाइंड वेरिएंस, फाइंड कंबाइंड वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना। तो कंबाइंड वेरिएंस मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, कंबाइंड वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, सी यहाँ पे हमने लिख दिया, कंबाइंड वेरिएंस इक्वल टू, फॉर्मूला आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं इस डाटा सेट का निकालता हूँ कंबाइंड मीन।
तो कंबाइंड मीन कैसे निकालें? n1 इंटू x1 बार, तो 30 इंटू 20, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 40, अपॉन में क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, तो 30 प्लस 20, तो ये कितना आएगा बोलो 600 और ये 800, तो 1400 अपॉन में कितना आ गया 50, तो कंबाइंड मीन आ गया 28। कितना आया कंबाइंड मीन? 28 आया। तो अगर कंबाइंड मीन 28 आया तो सबसे पहले आप निकालिएगा D1 क्या है, तो D1 है कंबाइंड मीन्स माइनस x1, तो 28 माइनस 20, तो कितना आएगा ये 8। और D2 कितना आएगा ये आपका, तो D2 आएगा x कंबाइंड मीन माइनस x2, तो 28 माइनस 40। ये कैसे आया दोस्त? 28 माइनस 20 से ये 7 है, 8 हो गया। और ये कैसे आएगा 28 माइनस 40 से, तो ये आ जाएगा -40, -12, हटा देते हैं -12, ये आ जाएगा -12, ये हो गया ठीक। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालूं मैं? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आप ये देखेंगे n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, n1 इज 30, सिग्मा 1 स्क्वायर इज 4, n2 20, सिग्मा 2 स्क्वायर 3, अपॉन n1 प्लस n2 30 प्लस 20 50, प्लस n1 इसका मतलब 30, d1 स्क्वायर, d1 नहीं है d1 स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो 8 का स्क्वायर 64, प्लस n2 इज 20, d2 स्क्वायर जब आप करेंगे निगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, और अपॉन में कितना आ जाएगा 50, तो ये कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे 0, 12 एक बचेगा 18 और 1 19, प्लस ये कितना हो जाएगा 144 का डबल 288 और 0, तो 10 से डिवाइड ही कर दो सीधे, 0 से 0 तो कट ही कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी 0 से 0 उड़ा दो डायरेक्ट, तो आप कहेंगे ये कितना हुआ 12 और 6 18 बाई 5, प्लस ये कितना हुआ 8 और 2 10 के 0 1, 1 और 19 20 और 28 48, अपॉन में कितना 5, तो अगर हम कंबाइंड निकाल लें 5 जोड़ के तो ये हो गया 498, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 से 9 बार 45, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 3 बचेंगे, 97.6 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कंबाइंड वेरिएंस। तो आप स्टूडेंट देखा, कंबाइंड मीन हमने निकालना सीख लिया, और उसके बाद हमने सीख लिया कंबाइंड वेरिएंस निकालना, कि कैसे हम कंबाइंड मीन निकालते हैं और कैसे हम कंबाइंड वेरिएंस निकालते हैं। अब करते हैं और अच्छी अच्छी बात इस क्लास की, दो चीजें हमने सीख ली, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड वेरिएंस। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि सभी इस चीज का फायदा उठा पाएं, कि हमने जो एक स्ट्रक्चरल तरीके से तैयारी स्टार्ट करी है, कि प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट मुझे पढ़ाना है, स्टैटिक्स पढ़ाना है, और साथ ही साथ जितने भी चैप्टर मैक्सिमम हो पाएंगे मैं करने की कोशिश करूंगा बिफोर एसएससी सीजीएल मेंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे 1 बाय 1 हर एक चैप्टर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो एक फॉर्मूले की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपेरिकल फॉर्मूला। आपने सुना होगा इस फॉर्मूले का नाम, पढ़ा होगा आपने, जिसे बोला जाता है इंपेरिकल, इंपेरिकल फॉर्मूला, एम भी है यहाँ पे, इंपेरिकल फॉर्मूला। मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसे, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो क्या ये इंपेरिकल फॉर्मूला है? तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला ये है, आप देखेंगे स्टूडेंट, जैसे आपने ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ी होगी कि ज्योमेट्री में जो होता है, अगर हम कहें ये पॉइंट H है, जिसे बोला जाता है दिस इज ऑर्थो सेंटर, एक पॉइंट हम G लें जिसे बोला जाता है ज्योमेट्री में सेंट्रोइड, एक पॉइंट अगर हम O लें जिसे ज्योमेट्री में बोला जाता है सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर में जो रेशो देखा गया वो देखा गया 2:1 का रेशो, और यही रेशो देखा गया किस किस के बीच, मीन
मीडियन, दिस इज मीडियन जो बीच में हमने लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा। तो आपने देखा जो ज्योमेट्री में रेशियो देखा गया किस किस के बीच, दिस इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज सेंट्रोइड, और ये होता है सरकम सेंटर परिकेंद्र, लंब केंद्र, और ये होता है सेंट्रोइड केंद्रक। इन तीनों के बीच रेशियो होता है 2:1 का। तो ये तो फिक्स है नहीं, रेशो है 2:1 का। यही इन तीनों में रेशो होता है मोड, मीडियन एंड मीन। और इसका प्रूफ वगैरह कहीं नहीं है अगर आप देखेंगे, लेकिन ये ज्यादातर डाटा पे ऑब्जर्व किया गया, ज्यादातर डाटा पे देखा गया, तो यही रिलेशनशिप आया। और ये फॉर्मूला नॉर्मली मॉडरेट डाटा के लिए है। मॉडरेट डाटा के लिए जब आप देखते हैं तो इस तरीके का रिजल्ट अक्सर देखा गया। तो ये फॉर्मूला बना दिया गया जिसका नाम है इंपेरिकल फॉर्मूला, और इसका कोई प्रूफ वगैरह आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसकी बात करें इंपेरिकल फॉर्मूला की, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि अगर आप देखें मोड से लेके मीन तक की जो डिस्टेंस है, मोड से मीन तक का जो अंतर है, वो टोटल यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कितना है, तो 2 and 1 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का है। तो हमने कहा मोड और मीन का जो डिफरेंस होता है, मोड माइनस मीन का जो डिफरेंस है, ये जो 3 यूनिट है, ये जो 3 यूनिट है, क्या ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन, जो कि है कितना 1 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या ये मोड माइनस मीन जो है, क्या मोड माइनस मीन जो है, जो ये डिस्टेंस है, क्या इन दोनों के अंतर का 3 टाइम्स है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 1 × 3 3 यूनिट हो जाएगा, बराबर है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को सोल्व करके देखें तो क्या रिजल्ट आएगा, मोड बराबर 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस के 3 मीन होगा, और इधर जाके प्लस मीन हो जाएगा, तो माइनस के 2 मीन। तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मीन। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। इसमें से 3 वेरिएबल में से अगर कोई भी 2 वैल्यू आपको दी जाए तो आप बड़े आसानी से तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। कोई से भी 2 दे दे, तीसरी वो आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मोड बराबर जो होता है, मोड बराबर जो होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। और कई बार इसी फॉर्मूले को शिफ्ट करके पूछा जाता है। जैसे कई बार एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कहीं पे किसी सवाल में लिखा हुआ है मोड माइनस मीन, मोड और मीन का जो अंतर होता है वो बराबर होता है के टाइम्स मीडियन माइनस मीन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि आपसे यही वाला रिजल्ट पूछा गया है, इसी को चेंज करके इधर उधर शिफ्ट करके ये वाली बात पूछी गई है। तो अगर आप इसकी इससे कंपैरिजन करेंगे कि मोड माइनस मीन बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीडियन माइनस मीन, तो जब आप कंपैरिजन करेंगे दोनों में तो क्या आपको डायरेक्टली k इक्वल टू 3 नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, k इक्वल टू हमें 3 नजर आ रहा है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3। तो ये एक बहुत फेमस रिजल्ट है, इंपेरिकल फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला की हमने बात कर ली, और ये मॉडरेट डाटा के लिए यूज किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। किसके लिए? मॉडरेट डाटा के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि डाटा कई बार मॉडरेट ना होके डाटा कई बार स्क्यूनेस की फॉर्म में भी होता है, स्क्यूनेस डाटा भी होता है, स्क्यूनेस डाटा का फॉर्मेट भी होता है। अब हम बात करें कि भाई ये स्क्यूनेस डाटा कैसे होता है, ये किस तरीके का डाटा आ गया। तो ये इस तरीके का डाटा है, देखिए डाटा जो है या तो सिमेट्रिक होता है। आप देखेंगे कि डाटा जो है या तो सिमेट्रिक होता है, बड़े ध्यान से आप इस चीज को समझेंगे, डाटा या तो सिमेट्रिक होता है या फिर डाटा एसिमेट्रिक होता है। या तो डाटा सिमेट्रिक होता है या फिर डाटा एसिमेट्रिक होता है। तो अगर हम डाटा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की बात करें तो आप जानते हैं कोई भी चीज वो सिमेट्रिक कहलाती है जिसमें अगर हम उसके सेंटर में लाइन लें और दोनों साइड मिरर इमेज बन जाए। जैसे मैं अगर एक स्क्वायर बनाता हूं आपके सामने और मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो फिगर है, ये जो स्क्वायर है, ये जो फिगर है, ये जो स्क्वायर है,
ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल है सर, दोनों साइड सेम टू सेम बात है, मिरर इमेज बन रही है। ऐसे ही अगर हम कहें ये स्क्वायर है और मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, मैं कहूँ इस लाइन के अबाउट भी ये सिमेट्रिक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल जो ऊपर है वही नीचे नजर आ रहा है, वही नीचे नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, जैसे कि मैंने एक काइट आपके सामने बना दी और मैं कहूं कि ये काइट जो है ये सिमेट्रिक है, तो आप कहेंगे नहीं, ये दोनों सेम टू सेम नहीं है, तो ये फिगर एसिमेट्रिक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो है जो दोनों मिरर इमेज नहीं है तो वो एसिमेट्रिक हो जाती है। तो अगर डाटा सिमेट्रिक है तो डाटा सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर हम कोई लाइन बीचों बीच खींचें तो दोनों तरफ मिरर इमेज बननी चाहिए, उस डाटा को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डाटा। और ये होता है एसिमेट्रिक डाटा। तो ये बोला गया कि अगर डाटा सिमेट्रिक है, अगर डाटा सिमेट्रिक है कभी भी, अगर डाटा सिमेट्रिक है कभी भी, तो उसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है कि डाटा अगर सिमेट्रिक है तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है। तो इस तरीके के डायग्राम को बोलते हैं दिस फिगर इज लाइक ए बेल, जैसे कि घंटी की फिगर होती है। तो अगर आप इस लाइन के अबाउट देखेंगे दोनों तरफ, तो ये जो फिगर है, ये जो ग्राफ है, ये सिमेट्रिक है। तो अगर डाटा सिमेट्रिक है तो ये देखा जाता है कि तीनों जो वैल्यू है सेंट्रल टेंडेंसी, तीनों जो वैल्यू है सेंट्रल टेंडेंसी की, मीन बराबर मीडियन बराबर मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी की ये तीन वैल्यू होती थी, तो मीन बराबर मीडियन बराबर मोड। तो अगर कोई भी ग्राफ बेल फिगर का है या सिमेट्रिक है तो वहां पे मीन बराबर मोड बराबर मीडियन होता है। लेकिन अगर डाटा सिमेट्रिक नहीं है तो डाटा के अंदर क्या देखा गया, डाटा के अंदर देखा गया स्क्यूनेस, कि डाटा सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है। तो स्क्यूनेस मतलब वो एक तरफ स्क्यूड हो रहा है, ढलान बन रहा है। तो स्क्यूड दो तरीके के होते हैं जैसे कि आप जानते होंगे, एक होता है फिगर पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, और एक फिगर होता है निगेटिव स्क्यूनेस। या तो डाटा पॉजिटिव स्कू होगा या डाटा निगेटिव स्कू होगा, ठीक है ना। तो निगेटिव स्कू फिगर कैसा होता है, तो निगेटिव स्कू फिगर का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये अगर हम ले राइट हैंड साइड, तो निगेटिव स्कू का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है ये ज्यादा कम होती हुई आ रही है। इसका मतलब अगर निगेटिव इसको है तो ये जो फिगर है ये टिल्ट राइट की साइड होता नजर आएगा। टिल्ट किधर होगा, राइट की साइड। थोड़ा तिरछा आपको नजर आएगा ये फिगर कि थोड़ा राइट की तरफ मुड़ा हुआ है। लेकिन अगर पॉजिटिव इसको है तो पॉजिटिव इसको का मतलब होता है कि ये राइट साइड में ज्यादा लीन है, ज्यादा ढलान है। तो इसका मतलब ये फिगर आपको शिफ्ट होता मिलेगा लेफ्ट की तरफ। तो पॉजिटिव स्कू का मतलब राइट साइड पे ढलान है, निगेटिव स्कू का मतलब लेफ्ट साइड पे ढलान ज्यादा है, स्क्यू डाटा ज्यादा, ज्यादा डाटा को स्क्यू कर दिया गया है। तो ज्यादा डाटा को स्क्यू कर दिया गया है, तो जब इस तरीके के डाटा में आपसे देखा गया कि क्या चीज ज्यादा है, तो ये देखा गया कि मीन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर देन होती है मोड से। ये रिजल्ट बहुत ही काम के हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। लेकिन अगर डाटा निगेटिव स्कू है तो निगेटिव स्कू में ये देखा गया लेफ्ट की तरफ अगर डाटा ज्यादा लीन है तो मीन की वैल्यू से बड़ा मीडियन होता है और इससे बड़ा मोड होता है। ये रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेफ्ट स्कू इसका मतलब नेगेटिव, राइट स्कू इसका मतलब पॉजिटिव। तो स्कूनेस दो तरीके की होती है। तो अगर राइट में ज्यादा लीन है तो ये रिजल्ट काम आता है, अगर लेफ्ट में ज्यादा लीन है तो ये रिजल्ट काम आता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर मैं इस बात को गहराई से समझाना चाहूँ, तो ये ग्रुप्ड डाटा के लिए अक्सर देखा जाता है। ये अक्सर किसके लिए देखा जाता है, ग्रुप्ड डाटा के लिए। और ग्रुप्ड डाटा का जो दूसरा नाम है, कई बार आप देखते हैं, इसे डिस्क्रीट डाटा भी बोला जाता है, इसे डिस्क्रीट डाटा भी बोला जाता है, इसे डिस्क्रीट डाटा भी बोला जाता है। और जैसे आपने जो देखा, जो अनग्रुप्ड डाटा होता है, कई बार उसे एक और नाम से भी डिनोट किया जाता है कि जो अनग्रुप्ड डाटा है उसे हम कई बार
रैंडम डाटा भी बोल देते हैं, उसे हम कई बार रैंडम डाटा भी बोल देते हैं। तो एक्चुअल में ये ग्रुप्ड डाटा के लिए है। और जो ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, एक्चुअल में जो ये ग्राफ है ये बना हुआ है हिस्टोग्राम से। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये बना हुआ है हिस्टोग्राम से। अब ये हिस्टोग्राम क्या है, किस तरीके से ये बनता है, हिस्टोग्राम किसे कहते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी इनके बारे में, ताकि ये चीज आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। तो देखिएगा, हिस्टोग्राम की पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कि हिस्टोग्राम क्या होता है। तो आपने तीन चीजें देखी होंगी, एक होता है हिस्टोग्राम, एक चीज बोली जाती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और एक चीज बोली जाती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ई है ये, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये तीन चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व और हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व और हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है, हिस्टोग्राम का मतलब होता है कि इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर रेक्टेंगल बॉक्सेस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, रेक्टेंगल बॉक्सेस होते हैं, और उन्हें आपस में कनेक्ट करके रख दिया जाता है, उन्हें आपस में कनेक्ट करके रख दिया जाता है। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं जिन्हें आपस में कनेक्ट करके रख दिया जाता है। तो इसके एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो होता है वो डाटा होता है, डाटा ऑब्जर्वेशन होता है, डाटा का ऑब्जर्वेशन होता है। और इसके वाई एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो इसके वाई एक्सिस पे जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से देखा जाता है, तो देखिएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा आपके पास 15 स्टूडेंट, मान लीजिएगा आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आपके पास 5 स्टूडेंट हैं। आपने लिखा आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे ये दूसरा डाटा है। और मैंने कहा तीसरा फिर से 5 स्टूडेंट, फिर से 5 स्टूडेंट है। हमने कहा इनके जो मार्क्स आए हैं 5 के, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया उनके मार्क्स आए हैं 6, 7, 8, और मान लेता हूं मैं 4, और एक के मार्क्स मान लेता हूं मैं 7। ये इनके मार्क्स आए, ये इनके मार्क्स आए पांचों के। यहाँ पे 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के जो मार्क्स आए हैं वो मैं मान लेता हूँ 11, 12 अप टू 19, इस रेंज के मार्क्स आए। कुछ भी इनके बीच का मान सकते हैं। ये 5 स्टूडेंट है, इनके मार्क्स मैं मान लेता हूँ 21, 22, 23, 29, 24, ऐसे मार्क्स आए। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि देखिए 3 तरीके के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है ये 5 जिनके मार्क्स इस तरीके के आए हैं, यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, इनके मार्क्स इस तरीके के आए हैं, और यहाँ पे मान लीजिएगा 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इस तरीके से आए हैं। तो आप इनका हिस्टोग्राम बना दीजिए, आप इनसे हिस्टोग्राम फिगर बना दीजिए। तो हिस्टोग्राम फिगर आप इनसे बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा हिस्टोग्राम फिगर। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। तो आप पहले दो एक्सिस लेते हैं, एक आपने लिया एक्स एक्सिस और एक आप लेते हैं वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज आपने लिया ये वाई एक्सिस। बड़े ध्यान से आप देखेंगे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखा जाता है, डाटा,
और वाई एक्सिस पे ये डाटा ऑब्जर्वेशन है, जो भी डाटा आपने ऑब्जर्व किया है ऑब्जर्वेशन है। और जिन लोगों का किया है दैट इज, इधर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, इधर हम क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। बात को समझ पाए आप, इधर हमने क्या लिखा फ्रीक्वेंसी। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे आप कि यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो 5 स्टूडेंट हैं, आपने ये गैप बना दिया 5 स्टूडेंट यहाँ तक 1 2 3 4 5, मान लीजिएगा 10 स्टूडेंट यहाँ तक है 1 से 10, और मान लीजिएगा 15 यहाँ पे जाके, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। तो आपने कहा कि ये जो पांचों लोग हैं इनके मार्क्स तो आए हैं सर 0 से 10 के बीच। आप कहेंगे बिल्कुल, ये 0 मान लिया, ये आपने मान लिया 10, और फिर इन 10 के जो मार्क्स हैं वे आए हैं 10 से 20 के बीच, तो आपने मान लिया ये है 10 से 20 की रेंज। और ये जो 5 है इनके मार्क्स आए हैं 20 से 30 की रेंज के, ये आपने मान लिया ये वाली 20 से 30 की रेंज। तो आप ध्यान रखेंगे हिस्टोग्राम जब बनता है तो इसमें जो क्लास इंटरवल होती हैं, इनमें जो क्लास इंटरवल होती है ये कंटिन्यूअस होती है। क्लास इंटरवल कैसी होती है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब हर एक में बराबर बराबर का गैप होता है, तब आप ये हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे 0 से 10 का गैप है, यहाँ पे 10 से 20 का गैप है, यहाँ से 20 के 30 का गैप है। तो हमने 10-10 के गैप पे क्या बना दिया, ये क्लास इंटरवल बना दिया। तो आपने देखा कि सर 0 से 10 के बीच तो 5 स्टूडेंट है, तो 0 से 10 के बीच अगर 5 है तो आपको इस हाइट तक जाना है और इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना देना है। दिस इज फर्स्ट रेक्टेंगल, ये पहला रेक्टेंगल। यहाँ पे आपने देखा कि 10 स्टूडेंट है 10 से 20 के बीच, तो 10 स्टूडेंट की हाइट और ऊपर है। तो आपने कहा कि ये जो है ये दूसरा रेक्टेंगल है, ये इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे टच कर रहा है 10 को, ये 5 को। फिर आपने कहा 20 से 30 के बीच भी 5 है, तो ये फिर से आपने कहा इसी हाइट पे आ जाएंगे और ये 20 से 30 के बीच आ जाएंगे। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपने बनाए हैं, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाए हैं, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये जो रेक्टेंगल बॉक्सेस बनाए हैं, अगर आप इन्हें आपस में कनेक्ट करके रख देते हैं, अगर आप इन्हें आपस में कनेक्ट करके रख देते हैं बिना किसी गैप के, तो ये क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के अंदर दो चीजें आपने देखी, एक होता है कि डाटा ग्रुप्ड डाटा के लिए होता है, दूसरा आपने देखा रेक्टेंगुलर जो बॉक्सेस हैं ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की जो टॉप लिमिट है, अपर लिमिट है कि कहाँ पे जाके ये मिलते हैं, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो अपर लिमिट है ये कहाँ जाके टकराती है, वाई एक्सिस पे, तो आप कहेंगे ये वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी पे जाके टकराती है। और इसका जो एक्स एक्सिस होता है या इसका जो बॉटम होता है ये शो करता है क्लास इंटरवल को, एंड क्लास इंटरवल शुड बी कंटिन्यूअस, सतत होना चाहिए, लगातार। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, अगर इस फिगर में मैं बीचों बीच ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इस फिगर में ये बीचों बीच लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन, तो क्या इसके दोनों तरफ आपको बिल्कुल सेम टू सेम फिगर नजर आया? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, दोनों तरफ सेम टू सेम फिगर मुझे नजर आ रहा। आप यहाँ पे देख पाएंगे, केवल इस पे आप फोकस करें, एक ये डाटा है, एक ये वाला डाटा है, और एक ये वाला डाटा है। तो अगर आप इसमें बीचों बीच लाइन खींचते हैं तो क्या दोनों तरफ बात बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर इस डाटा को मैं और बढ़ा देता आगे कि मान लीजिएगा 30 से 40 क्लास इंटरवल के भी बच्चे होते, और ये होते मान लीजिएगा 25, ये होते मान लीजिएगा 25, तो ये फिगर कुछ इस तरीके का आपको नजर आता। तो आप देखेंगे जब इस तरीके का फिगर आपको नजर आएगा, जब इस तरीके का फिगर आपको नजर आएगा इस तरीके का, तो क्या ये डाटा सिमेट्रिक रह पाएगा? अब आप बताइए, आप कहीं भी किसी भी जगह लाइन खींच के देख लें, ये दोनों तरफ मिरर इमेज नहीं बनेगी। तो ऐसे डाटा को क्या बोला जाता है? एसिमेट्रिक। तो ऐसे डाटा को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज एसिमेट्रिक डाटा। ये हमारा एसिमेट्रिक डाटा होता है। तो सिमेट्रिक डाटा के लिए ये बोला गया कि सिमेट्रिक अगर डाटा है तो उसमें जो मीन है वही बराबर है मीडियन के,
और वही बराबर होता है किसके, मोड के। तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे जो आपको मैंने बेल फिगर दिखाया था वो मैंने किस तरीके का फिगर दिखाया था, तो वो हमने दिखाया था कुछ इस तरीके से फिगर। आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं इनके अगर हम टॉप लिमिट के मिड पॉइंट को लें, जैसे ये हमने मिड पॉइंट लिया, इसका इसका मिड पॉइंट हम यहाँ पे ले एंड इसका मिड पॉइंट हम यहाँ पे ले, इनके अगर हम मिड पॉइंटों को लेते हैं और इन्हें आपस में स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, और इधर भी लास्ट तक मिलाना होता है। ये स्ट्रेट लाइन से मैं मिला रहा हूँ, इधर भी लास्ट तक मिलाना है एंड इधर भी लास्ट तक मिलाना है। तो ये जो फिगर आपको नजर आ रहा है ना, कुछ इस तरीके का ये नजर आ रहा है। आप देखेंगे ये डॉट है, इसके बाद ये डॉट है, उसके बाद ये डॉट है, और इसके बाद ये डॉट है कि ये जो दोनों टेल है, ये जो दोनों टेल हैं ये दोनों एक्स एक्सिस पे लाई करनी चाहिए। ये जो दोनों टेल हैं ये एक्स एक्सिस पे लाई करनी चाहिए। तो अगर ये जो पॉइंट हम मिलाते हैं, हिस्टोग्राम की जो अपर लिमिट होती है, हिस्टोग्राम की जो हर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं, हिस्टोग्राम के अगर हम हर एक बॉक्सेस का मिड पॉइंट लेते हैं और उन्हें आपस में मिला देते हैं, साथ ही साथ दोनों तरफ टेल को भी एक्स एक्सिस पे ले आते हैं, और ये लाइनें अगर स्ट्रेट होती हैं तो इसका नाम हो जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन मतलब स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम इन्हीं लाइनों को एक कर्व की तरह मिला दें, थोड़ा थोड़ा घुमाव देके कर्व्ड की तरह, इस तरीके से, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ, तो आपको क्या ये फिगर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये दोनों तरफ एक्स एक्सिस पे मिलाना है, उसके बाद एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है। तो अगर आप इन्हें कर्व्ड के फॉर्मेट में मिलाएंगे, लाइनें थोड़ी थोड़ी सी मुड़ी हुई कर्व्ड के फॉर्मेट में, तो दिस फिगर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है अगर इस तरीके का बना है तो ये ही हमारा बेल टाइप फिगर है। इसी को हम सिमेट्रिक फिगर बोल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे मीन बराबर मोड बराबर मीडियन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक मीनार को काफी ऊंची कर देते हैं, अगर आप एक मीनार को काफी ऊंची कर देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक मीनार को काफी ऊंची कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। अगर आप पॉजिटिव की तरफ वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मान लीजिएगा, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है। तो आप देखेंगे उसके बाद जब आप एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे यहाँ पे, तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा। तो आप देखेंगे कि इस तरीके का जो फिगर है आपको ये कुछ इस तरीके का फिगर नजर आने वाला है। हम ये बीच का हटा देते हैं इस बार ताकि ये पूरा सीक्वेंस बन जाए। बीच का हटा देते हैं तो आपको ये इस तरीके का नजर आएगा। तो आप कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, इधर से ये ग्राफ कुछ ऐसा होता हुआ नजर आएगा, कुछ ऐसा आपको ये नजर आएगा। मीनारे कर देंगे इस तरीके की, बिल्कुल। तो ये फिगर हो जाएगा आपका निगेटिव स्कू, निगेटिव की तरफ डाटा गिरता हुआ आ रहा है। और अगर डाटा पॉजिटिव की तरफ गिरता हुआ आ रहा है, मतलब इधर की तरफ आप ये छोटी छोटी मीनारे कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इसी फिगर में जो ये डाटा है इधर छोटा होता जा रहा है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव स्क्यू। इसे हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव स्क्यू, पॉजिटिव स्क्यू। तो पॉजिटिव स्क्यू का मतलब क्या है कि पॉजिटिव की साइड लीन हो गया। नेगेटिव स्क्यू का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डाटा लीन होता चला गया, नेगेटिव स्क्यू। तो नेगेटिव स्क्यू का मतलब है यहाँ पे जब ये नेगेटिव स्क्यू इस तरीके से डाटा होता चला गया तो लेफ्ट हैंड साइड में डाटा गिरता हुआ चला गया है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, नेगेटिव स्क्यू में आपको मैंने अभी बताया कि मीन, जो मीन है उससे बड़ा मीडियन हो जाएगा, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा क्या हो जाएगा। तो इसी में अगर आप देखेंगे मीन मोड मीडियन तीनों बराबर आएंगे। अगर आप निकाल के भी चेक करें ना सिमेट्रिक डाटा में तो बराबर आएंगे। जैसे आप देखिएगा ये 0 से 10 है, ये 10 से 20 है, ये 20 से 30 है, ये 20 से 30 है, तो सेम। तो इसी पे मीन बराबर मीडियन बराबर मोड है, तीनों एक ही पॉइंट पे है।
लेकिन पॉजिटिव स्कू का मतलब राइट हैंड साइड में ज्यादा स्कू है, ये है पॉजिटिव स्कू। तो पॉजिटिव स्कू का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, मीन बड़ा होगा मीडियन से, और फिर बड़ा हो जाएगा क्या, मोड से। और अगर निगेटिव स्कू है तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज्यादा लीन है, इस तरीके से है, तो ये नेगेटिव स्कू। मतलब पॉजिटिव स्कू में ग्राफ टिल्ट लेफ्ट हो रहा है, लीन राइट में, लीन राइट में तो ग्राफ टिल्ट लेफ्ट में, यहां लीन लेफ्ट में तो ग्राफ टिल्ट राइट में, राइट में। तो निगेटिव स्कू में क्या होगा कि निगेटिव स्कू में मीन छोटा होगा, उससे बड़ा मीडियन होगा, और उससे बड़ा क्या होगा, मोड। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। और ये ग्रुप्ड डाटा के लिए है, जो हिस्टोग्राम के बाद जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया जाता है वहां से ये रिजल्ट ऑब्जर्व किए गए। तो एक को हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे हम प्रूफ की बात कर लें, प्रूफ कि क्या ये बात सही है। आप देखेंगे कि जैसे मैंने अभी डाटा लिया था, 0 से 10 था कंटिन्यूस इंटरवल, 10 से 20 था, उसके बाद 20 से 30 था। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी, आप जानते हैं दिस इज एक्स आई, यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी एफ आई। ये हमने लिखा था 5 लोग थे, यहाँ 10 लोग थे, यहाँ 5 लोग थे। तो फटाफट अगर मैं कहूँ कि आप एक्स बार निकाल के दिखा दीजिए, तो आप फॉर्मूला याद होगा, एफ आई एक्स आई, लेकिन एक्स आई की मिड वैल्यू याद करो रिजल्ट को, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो फटाफट हम निकालेंगे। इसका मीन वैल्यू क्या होगा, एक्स आई मिडल वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का आधा, तो 10 का आधा 5, यहाँ 30 का आधा 15, यहाँ 50 का आधा 25। तो ये कितना आने वाला है भाई, 5 × 5 25, प्लस 15 × 10 150, प्लस 25 × 5 125, अपॉन समेशन एफ आई कितना है, इन सब का सम कितना है, तो आप कहेंगे 20 है। समेशन एफ आई बराबर कितना है, 20 है। तो 20 से हमें डिवाइड करना है, तो ये कितना आएगा, 150 150 300 बाई 20, तो 300 बाई 20, दिस इज 50। क्या ये 15 आया, आप कहेंगे बिल्कुल 15 आया। अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि इसका मोड बता दीजिएगा, तो मोड के लिए आप देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10। तो इसके सामने वाली जो क्लास है ये आप क्या कहेंगे, दिस इज मॉडल क्लास। क्या फॉर्मूला था इसका कि इसकी लोअर लिमिट लिखेंगे, मतलब 10, प्लस F1 माइनस F0, तो ऊपर 5, नीचे F1 माइनस F0, प्लस F1 माइनस F2, तो ये भी 5, इंटू लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल जो कि है 10, तो इससे कैंसिल। मोड भी कितना आया, 15। अगर हम बात कर ले यहाँ पे मीडियन कितनी आएगी, मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला आप जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन फ्रीक्वेंसी क्लास इनटू क्लास लेंथ। क्या ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हैं, कैसे हम यूज कर रहे हैं, फटाफट। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 20 है, तो पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो डाटा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0 से जो 10 है ये कितने हैं, 5 लोग। 10 से जो 20 के बीच हैं ये कितने हैं, 10 लोग। 20 से 30 के बीच जो हैं ये कितने हैं, 5 लोग। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाए भाई, सी एफ, तो पहला सेम, 5 और 10 15, 15 और 5 20। तो आप बताइए फ्रीक्वेंसी का सम कितना है यहाँ पे, 20। तो 20 का आधा कितना हुआ, 10, 20 का आधा कितना हुआ, 10, 10th वाला ऑब्जर्वेशन, 20 का आधा कितना हुआ, 10 हुआ। तो आपको क्या देखना है कि 10 किस रेंज में पड़ेगा, तो 10 किस रेंज में आएगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस रेंज में आएगा। तो इसके सामने ये फ्रीक्वेंसी, और इसके सामने ये मीडियन क्लास, इसके सामने ये मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास है, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 10, प्लस n/2 कितना आया हमारा, 10 आया। और 10 में से जब आप सी एफ कम करेंगे, तो इसमें से 10 में से ये वाली है हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 10 में से जब आप देखेंगे कि भाई ये जो है हमारा कौन सा आया है, एल तो हमने 10 लिख ही दिया, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 ही है, यहाँ पे क्लास लेंथ भी कितनी है, 10 ही है, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो आप क्या करते थे कि जिस रेंज में आई मीडियन क्लास उसके सामने फ्रीक्वेंसी,
और यहाँ पे क्या है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, लेकिन ऑब्जर्वेशन कौन सा आया है आपका, n/2 आया है आपका ऑब्जर्वेशन 10। तो 10 में से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाला माइनस किया जाता है, आप जानते हैं। तो 10 में से अगर आप इसे माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 5, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये हम देख लेते हैं कहाँ पे जाके पढ़ा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है 10, ये किस रेंज में आया, इस रेंज में आया। ये जो ऑब्जर्वेशन है 10, ये किस रेंज में आया, इस रेंज में आया। तो इसमें से जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम माइनस कर देते हैं। ये जो मीनारें बनी हुई थी इस तरीके की, अगर बनी हुई हो कभी भी इस तरीके की, और आप इसमें करें क्या काम करें, आप इसमें कि इनके जो पॉइंट है ये वाले, ये पॉइंट है, और आप इधर और छोटी वैल्यू ले लें, आप इधर और छोटी वैल्यू ले लें, और छोटी, इधर और छोटी वैल्यू ले लें, इधर और छोटी वैल्यू ले लें, इधर और छोटी वैल्यू ले लें। तो क्या ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से लीन होता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से लीन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हो गया निगेटिव स्क्यू। तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्जांपल लेके चलेंगे निगेटिव स्क्यू की तरफ, तो मीन से बड़ा आएगा मीडियन और इससे बड़ा आएगा मोड। उम्मीद करता हूं आप ये सारी बात को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप एक बार अच्छे से डिटेल में इस चीज को देख लें, समझ लें, अपने दिमाग में बैठा लें। अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को शेयर एंड हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम यहीं तक करते हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्लास में मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो रिजल्ट हैं, जो आपके बहुत काम आते हैं, जिन पे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन रिजल्ट पे मैं फोकस करने वाला हूँ इससे अगली क्लास में। जो भी रिजल्ट आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो अगली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन आपके आएंगे। तो वो हम रिजल्ट की हम बात करेंगे अगली क्लास में। और हम पढ़ेंगे अगली क्लास में थोड़ा बहुत ओजिव ग्राफ के बारे में, या ओजाइव भी इसे आप बोलते हैं, ओजाइव ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। और इसी में ओजाइव में आप जानते हैं दो तरीके के ग्राफ होते हैं, एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव। एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव। तो ये दो चीजें हम पढ़ेंगे कि लेस देन का यूज कैसे किया जाता है एंड मोर देन का यूज कैसे किया जाता है। ये दोनों लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं कि लेस देन ओजाइव क्या है, मोर देन ओजाइव क्या है, और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ओजाइव पढ़ेंगे अगली क्लास में विद डाटा के साथ, कि किस तरीके से हम लेस देन ओजाइव देखते हैं, किस तरीके से हम मोर देन ओजाइव को बनाते हैं। चलिए, तो अगली क्लास वेरी ब्यूटीफुल होने वाली है और वही हमारी आखिरी क्लास होगी। तो कल ये वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा और उसके बाद हम करेंगे खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप देखेंगे जब आप ये 6 क्लास अच्छे से पढ़ के समझ चुके होंगे तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए हैं वो आपके लिए कितने आसान हो जाएंगे, क्योंकि जब एक स्ट्रक्चरल तरीके में आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो चीज़ें आपको फिर आसान दिखने लगती हैं, चीज़ें आपको फिर आसान दिखने लगती हैं। तो अगली क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी, आखिरी क्लास होगी। और फिर 2 क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम अपने डिस्कस करेंगे। तो टोटल 8 क्लास में कंप्लीट स्टैटिक्स आप कर चुके होंगे, सीजीएल मेंस या आप कोई भी एग्जाम जिसमें वन डे में स्टैटिक्स आता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बताइएगा सबके साथ, ज़्यादा से ज़्यादा रीच आप फैलाइएगा, क्योंकि नया यूट्यूब चैनल है। अगर आप ही शेयर नहीं करेंगे, आप ही अच्छे से लोगों को नहीं बताएंगे, आप ही नहीं बता पाएंगे, बताएंगे कि भाई क्या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के बारे में बताना, शेयर कराना, सब्सक्राइब कराना, ताकि लोग हमसे जुड़े, अच्छे से इन चीज़ों को एक स्ट्रक्चरल तरीके में लेके हम आगे बढ़ें। तो चलिए ठीक है। और इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिनका प्री क्वालिफाई है वो इंटेलिजेंट ही है, मैं ये मानता हूँ, तभी वो मेंस में पढ़ रहे हैं। तो वो तो कम से कम वीडियो के लेवल को देखें, खाली इन चीज़ों पे ना जाएं कि भाई सब्सक्राइबर कितने हैं, क्या कुछ है। देखिए अभी स्टार्ट किया है तो सब्सक्राइबर स्टार्टिंग में कम ही होते हैं, और मैं कई बार ये वीडियो बना चुका हूँ कि सब्सक्राइबर का आपके एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर एसईओ पे हम किस ग्रुप में भेज रहे हैं, हमारे पास कितने लोग जुड़े हुए हैं, हम कितने लोगों से कह के सब्सक्राइब कराते हैं, उन सब चीज़ों पे
एसईओ पे, कीवर्ड पे, टैग पे, बहुत चीज़ों पे फैक्टर करता है कि हमने गूगल ऐड पे कितने पैसे लगाए हैं। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, आपको स्टूडेंट पढ़ाई देखनी है, पढ़ाई समझनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप समझदार हैं तो आप जरूर मेरी इस बात को मानेंगे। काफ़ी लोगों ने मेरी बात को माना है, बैंकिंग में सिलेक्शन लिया है, तो आप जानते हैं एसएससी में सिलेक्शन लिया है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।